हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मिठा जेई में। मैं हूं अब्दुल रहमान, आपका फिजिक्स मेंटर, और हम लोग यहां पे देखने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर को, जिसका नाम मैंने रखा है फ्रिक्शन कराएगा फिजिक्स से एडिक्शन। तो इससे पहले हम लोगों ने एनएलएम में जितने भी सिचुएशंस पढ़े, जितने भी प्रॉब्लम्स को देखा, वो सब स्मूथ सरफेसेस के लिए देखा। तो उस स्मूथ सरफेसेस में हमें प्रॉब्लम्स में एफबीडीज तो बनाने आ ही गया कि कौन से बॉडीज पे कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, उस पर नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, उस पर नेट फोर्स किधर होगा। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है एनएलएम चैप्टर में। ठीक है, अब हमें उन सारे प्रॉब्लम्स को फिर से एक बार रफ सरफेसेस के लिए देखना है, जहां पे हम लोग फ्रिक्शन को भी एक और फोर्स को इंक्लूड करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में कि ये कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, इसको कैसे कैसे कब लगाया जा सकता है, इसको कैसे डील कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जितनी भी तरह के फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे, सबके मैग्नीट्यूड और सबके डायरेक्शन की हम लोग अलग अलग बात करेंगे, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और फिर से एनएलएम के जितने भी प्रॉब्लम्स थे जो स्मूथ सर्फेसेस के लिए थे, फिर से उसको रफ सर्फेसेस के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन को। ओके, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो मैंने हम बताया था नॉर्मल फोर्स को समझाने से पहले कि अगर सपोज करो कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, इस पे अगर एफ फोर्स लगाएंगे, कोई अप्लाइड फोर्स, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका जो फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, एस। कांटेक्ट फोर्स को अगर एस से डिनोट करेंगे तो एन इस तरफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इसीलिए बोला कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। ये कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट होगा। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो नॉर्मल कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स होगा वो टेंजेंट की तरफ होगा। इसलिए इस डेफिनेशन को हम लोगों ने बनाया। तो हमें इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसको समझने में कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में हम लोग देख लेंगे। फ्रिक्शन को समझने के लिए हम लोग तीन बेसिकली स्टेट्स ऑफ बॉडी को देखेंगे। उस बॉडी के तीन स्टेट्स को अलग अलग देखेंगे तो हमें हर तरह की फ्रिक्शन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे, ब्लॉक डज नॉट मूव, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज ये कोई रफ सरफेस होगा हमारे पास, ये कोई रफ सरफेस है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो सरफेस रफ होगा, इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है, सरफेस रफ है लेकिन कोई भी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं आएगा। उसी तरह दूसरे केस में लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस रफ होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ वैल्यू होगी। ओके, अब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो इस बॉडी पे आएगा वो टेंजेंट डायरेक्शन में आएगा इस तरफ, और इसको हम लोग बोलेंगे एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी भी ब्लॉक पे कितने भी फोर्स को लेके जाएंगे तो वो चलने लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज को बहुत बड़ा सा कोई पत्थर रखा है और उस पर एक आदमी अकेला धक्का दे रहा, फोर्स लगा रहा है, तो क्या वो पत्थर का मूवमेंट होगा? नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो उस केस में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसीलिए बोला गया जब तक ब्लॉक मूव नहीं करता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे लगेगा। इन दोनों केसेस को हम लोग देखा। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या देखेंगे, ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब ब्लॉक अब मूव करने को तैयार है, मतलब उस चट्टान पे, बड़े से चट्टान पे एक अकेला आदमी उसको पुश कर रहा था और 3 4 5 10 आदमी ने मिलकर पुश किया, मतलब तुमने क्या कि फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ाया। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड को इतना बढ़ाया कि अब वो चट्टान चलने को तैयार है। जब वो चलने को तैयार होगा, ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा तो कैसे कर सकते हैं, ये सरफेस भी कैसा है, रफ है, इस पे अप्लाइड फोर्स अगर हम लगाए थे और उसको बढ़ा रहे हैं, तो अब ये ब्लॉक चलने को एकदम तैयार ही है, तो इस डायरेक्शन में अब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल और एफ मैक्स, इसको एफ मैक्स भी बोलते हैं।
मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा जब ब्लॉक अब चलने को एकदम तैयार होगा। तो दो सिचुएशन देख ली हम लोगों ने। तीसरे सिचुएशन में हमें देखना है कि ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, जब ब्लॉक अब चलना पूरी तरह से शुरू कर देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वहां पे। और काइनेटिक फ्रिक्शन को भी हम लोग देख सकते हैं कैसे, कि यहाँ पे कोई फोर्स लगा है, अप्लाइड फोर्स लगा है, अब ये ब्लॉक चल रहा है, मतलब इस ब्लॉक में कोई v वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ भी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। लिख सकते हैं यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 और यहाँ भी v इक्वल्स टू 0 है, मतलब वो चलने को तैयार है। लेकिन इस केस में अब ब्लॉक का मोशन स्टार्ट हो गया है, तो कौन सी फ्रिक्शन आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी। उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, मोशन के फोर्स के अपोजिट, मोशन के अपोजिट ही होगी। मोशन इस तरफ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा F के। ओके, तो हम लोगों ने तीन सिचुएशन से देखा कि ब्लॉक जब मूव नहीं करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब मूव करने के वर्ज पे होगा, ठीक है, तो कौन सा आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन F मैक्स, जब वो मूव कर चुका होगा, फाइनली उसका मूवमेंट हो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तीन सिचुएशंस को अगर हम लोग समझ लेंगे फ्रिक्शंस के लिए, तो हर तरह के क्वेश्चंस में फ्रिक्शन फोर्स को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा किस सिचुएशन में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ऑलमोस्ट हम लोग फिर इसके बाद वन बाय वन करके इन सारे फ्रिक्शन फोर्सेस को पढ़ेंगे, तो वहां पे और डिटेल में देखेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड किसकी है, किसकी मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं और उसकी प्रॉपर डायरेक्शन किधर होगी। ये सब कुछ हम लोग वन बाय वन आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल इन तीन सिचुएशंस को हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, अगर हमें ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे के स्लाइड्स पे अब बढ़ते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा, या कई सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर फ्रिक्शन तीन तरह के होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। लेकिन हमने यहाँ पे बोला फ्रिक्शन बेसिकली दो टाइप्स के ही होते हैं। वो कौन से, स्टैटिक एंड काइनेटिक। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आता है। क्यों अंदर आता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको एफ मैक्स भी बोलते हैं। वो हमें एफ मैक्स से भी समझ में आ जाएगा। किसी बॉडी पे लगने वाले सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको एफ मैक्स बोलते हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली हमारे पास दो टाइप के ही होंगे, हमने इसको दो टाइप से ही देखना है, तीन टाइप को नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को वन बाय वन। अब हमें सारे फ्रिक्शंस को देखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन में बोला गया, देखो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एक्सर्टेड। सबसे पहला पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एक्सर्टेड। वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा उसकी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, उसका डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स था उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे थे हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स को लगा रहे थे। ओके, तो और हमने इसमें बारे में बोला स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कि इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्यों इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड अपने आप वो चेंज करती है, तो मतलब उसको हम लोग बोले सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और डायरेक्शन भी वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है। अगर किसी ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे किधर, अगर किसी ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स अगर हम लोग लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, एफ एस, उसके अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो सिंपल अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी लिखा एफ स्टैटिक इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एफ, माइनस में बताएगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और वो अप्लाइड फोर्स के बराबर उसकी मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ये सिंपल सा चीज़ है, इसको हम लोग देख लेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन में ही हमें समझना है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये कब लगता है, जब ब्लॉक अबाउट टू मूव होगा। ओके, उसका मूवमेंट होने के वर्ष पे होगा वो। तो एफ एल इज इक्वल्स टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फॉर्मूला हमने बनाया एफ एल इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल, जिसकी वैल्यू हम mg भी ले सकते हैं। इंक्लाइंड प्लेन के केस में mg cos थीटा ले सकते हैं, और किसी दूसरे केस में इसकी वैल्यू इसके अलावा भी कुछ और हो सकती है। हमारे दिमाग में ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है कि n की वैल्यू सर mg या mg cos थीटा ही लेनी है, उसके अलावा और कोई दूसरी वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है। n की कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कैसे सिचुएशंस को हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है,
तो एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन, जिसको हम लोग एफ मैक्स भी बोलते हैं, दैट इज एफ एल इज प्रोपोर्शनल टू एन। जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। इसीलिए मास अगर ज्यादा होता तो एन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा मास के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। उसमें हमें फोर्स लगाने, अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। कोई हल्की बॉडी है, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, तो हम उसको कम अप्लाइड फोर्स लगा करके भी इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, जो इसकी वैल्यू रेंज करेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 से लेके एफ मैक्स तक। 0 से लेके एफ मैक्स तक, एफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही एफ मैक्स बोल सकते हैं, ये यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी तरह की चीज़ें होंगी। अगर हम लोग अब बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, तो म्यू एस तो हमने पहला म्यू एस को हमने देख लिया कि म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज डायमेंशनलेस। म्यू एस जो क्वांटिटी होगी वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। क्यों होगी डायमेंशनलेस, यहाँ से हम लोग साफ देख सकते हैं। म्यू एस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन एन, एफ एल भी फोर्स है, एन भी एक फोर्स है, तो फोर्स से फोर्स का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, उसके डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे और उसका यूनिट भी नहीं होगा। इसलिए हमने बोलते हैं कि म्यू एस इज व्हाट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। म्यू कैन बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये बात भी मैंने इसलिए लिखी है, कई बार हमारे क्वेश्चंस में म्यू की वैल्यू जो होती है 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 0.6 इस तरह से दी हुई होती है। तो हमारे दिमाग में ये मिसकॉन्सेप्शन चला जाता है कि सर म्यू की जो वैल्यू है क्या वो 1 से कम ही होगी, क्या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, इनफैक्ट वो इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो हम इस मिसकॉन्सेप्शन में नहीं रहेंगे कि म्यू की जो वैल्यू है वो 1 से कम ही होगी हमेशा। अगर म्यू की वैल्यू 1 आ गया, 2 आ गया, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे कैलकुलेशंस कहीं पे गलत नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो म्यू की जो वैल्यू होगी वो किसी सरफेस इन कॉन्टैक्ट्स के जो बॉडीज होंगे उसके शेप और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, वो उससे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सब कुछ एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बना करके इसको लिख लिया है, ताकि हमारे दिमाग में म्यू के बारे में सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन और उसका कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक हो गया, लिमिटिंग हो गया, हमने देख लिया स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। लिमिटिंग की मैग्नीट्यूड को म्यू एस एन से निकालते हैं, एफ मैक्स को। अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, देखो, वंस रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट्स एक्टिंग। इससे पहले जो हम लोगों ने 3 सिचुएशन लिया था ना, वहां भी देखा था कि जब बॉडी की मूवमेंट अब जब शुरू हो गए, बॉडी जब बेसिकली फाइनली चलना शुरू कर दिया है, तब वहां पे कौन से फ्रिक्शन लगेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेंगे। यहां भी वही लिखा है, जब 2 सरफेसेस का रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, एक सरफेस दूसरे के ऊपर चलना शुरू कर देगा, तो वो रिलेटिव मोशन का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो उसके रिलेटिव मोशंस के आते ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा बॉडी पे। अब सवाल ये है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा, उसको भी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन, दैट इज एफ के प्रोपोर्शनल टू एन। म्यू के क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू के यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम लोग म्यू एस लेते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू के लेंगे, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे अब लग रहा है। ओके, तो एफ के इज प्रोपोर्शनल टू एन हम यहाँ भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे एन वेरी करेगा वैसे वैसे एफ के की वैल्यू भी वेरी करेगी। ओके, और म्यू के की जो वैल्यू होगी वो म्यू एस से कम होगी, म्यू एस से कम होगी। यही वजह है कि एफ एक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हम होता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम लोग सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, क्योंकि म्यू एस क्या होगा, बड़ा होता है म्यू के से। तो बॉडी इनफैक्ट अगर चल भी रही है ना, वो चलना शुरू भी कर दिया, तब भी उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो म्यू एस दैट इज एफ मैक्स से कम लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगेगा, क्योंकि म्यू एस की वैल्यू म्यू के से कम होती है, म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है, म्यू के की कम होती है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही होगी। ओके, अगर इसके ग्राफ को हमें देखना होगा तो इस तरह से देख सकते हैं। ये अप्लाइड फोर्स होगा एक्स एक्सिस पे, और इस तरफ ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इनिशियली जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 होगा, मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और वो स्ट्रेट लाइन होगा ना, क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। उसका मैग्नीट्यूड भी अपने आप अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, और डायरेक्शन भी उसके हिसाब से अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है, इसलिए उसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये वाला रेंज जो हो जाएगा किसका हो जाएगा,
स्टैटिक फ्रिक्शन का ये रेंज हो जाएगा जो इस प्रोपोर्शनल होगा उसके, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे हम लोग ऐसा करेंगे, फिर यहाँ से ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, जब वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी का मोशन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, दिस इज एफ मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स। अब जब बॉडी शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, तो ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, एफ के वाला, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब बॉडी की मोशन होगी, फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते रहेंगे, तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जब बल्कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से एफ के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ को देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को एफ एक्स बोल रहे हैं, और एफ के की वैल्यू एफ एस से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि म्यू के म्यू एस से कम होता है, ठीक है। इस तरह की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो देख लिया हम लोग, यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम कई बार क्वेश्चंस में होता है, ब्लॉक के ऊपर जो ब्लॉक रखे होते हैं वैसे क्वेश्चंस में हमें काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन को निकालने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम लोग इसको अलग से देखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के डायरेक्शन को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तब क्यों, क्योंकि वो तब लग रहे होते जब बॉडी का मोशन नहीं हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बॉडी के रिलेटिव मोशन जब होंगे ना, तभी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इस केस में हमें काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन को निकालने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी होती, थोड़ा सा परेशानी होता है हमें। तो इस चीज को हम लोग अलग से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि हमें काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन निकालने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें देखना है, इट्स अ डायरेक्शन इज नॉट अपोजिट टू दी फोर्स अप्लाइड। कभी भी हमें ध्यान रखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट नहीं बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी जो डायरेक्शन होगी वो भी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी। लेकिन हमने यहाँ पे साफ लिखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, ये जरूरी नहीं है कि वो होगा, हमेशा नहीं होगा, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग इसको देखेंगे आगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। Kinetic friction on a body A slipping against another body B is opposite to the velocity of A with respect to B. हमें इस लाइन को अच्छे से समझना है, ठीक है। हो सकता है अभी हमें लाइन अच्छे से समझ में नहीं आए, इस लाइन को समझाने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस लाइन को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, वो एग्जाम्पल अभी हम लोग लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ए ब्लॉक की वेलोसिटी है वी ए बी, मतलब ए ब्लॉक की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी, स्लिपिंग अगेंस्ट अनदर बॉडी बी के ऊपर वो स्लिप कर रहा होगा, ठीक है, इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ए के वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड है, इस तरफ है, तो इसके अपोजिट ए ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ओके। अगर हम लोग इसको यहां पे बनाएंगे तो ये ए ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी दैट इज वी ए बी, मतलब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो फोर्स के अपोजिट नहीं लगानी है, फोर्स से नहीं चेक करेंगे, हमें कैसे चेक करना है, वेलोसिटी से चेक करना है, ठीक है। तो इफ ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड है, तो ए ब्लॉक पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो लेफ्टवर्ड लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब इस लाइन को पढ़ोगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहाँ लगेगा, ए और बी सरफेस के बीच में रफनेस है ना, ए और बी का सरफेस कैसा है, रफ है, ये सरफेस रफ है ना, तो हमें इस सरफेस के नीचे में लगाएंगे, क्योंकि टेंजेंट डायरेक्शन होता है ना काइनेटिक फ्रिक्शन, या कोई भी किसी भी तरह का फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एफ के लगाएंगे, एफ के क्या बोलेंगे, एफ के ए बी, ए पे बी की वजह से, क्योंकि ए और बी सरफेस दोनों ही रफ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ अकेला ए पे नहीं लगेगा, बी पे भी लगेगा, क्योंकि दोनों सरफेसेस रफ है ना, और दोनों का रिलेटिव मोशन एक के ऊपर एक हो रहा है, तो ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसी तरह से बी पे भी लगेगा। लेकिन हमें बी के डायरेक्शन को भी देखना है कि बी वाले ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग इसी लाइन को फॉलो
करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए पे निकाला काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, क्या निकाली, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, एफ के ए बी पहचानने के लिए कि ए पे लग रहा है बी की वजह से। ओके, बी पे किधर लगेगा, तो बी के लिए भी एक बीडी यहाँ पे बना लेंगे। सपोज करो ये बी ब्लॉक है, तो जब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड है तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड हो जाएगी, होगा ना, रिलेटिव मोशन में ये होता है ना, ए अगर बी के रिस्पेक्ट में आगे है तो बी ए के रिस्पेक्ट में पीछे हो जाएगा। ओके, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, क्या बोलेंगे, वी बी ए। तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस वी बी ए के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस वी बी ए के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर लगाएंगे इस तरफ, इसको क्या बोलेंगे, एफ के बी ए। एफ के बी ए मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन जो बी पे लगेगा ए की वजह से वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ए पे अगर लेफ्टवर्ड लग रहा है तो बी पे वही राइटवर्ड लगेगा, क्योंकि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड है तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड हो जाएगी, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, जो ये डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी पे लगेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये जो एफ के ए बी है और एफ के बी है, ये कैसे फोर्सेस हो जाएंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी और दोनों डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे, ठीक है। और नेचर ऑफ फोर्स सेम होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन जो पेयर हम लोग बनाते हैं उसमें 4 क्राइटेरिया होता है, हो ना, कि उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, 2 डिफरेंट बॉडी पे लगने चाहिए और नेचर ऑफ फोर्स सेम होने चाहिए। तो ये चारों चीजें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ के ए बी और एफ के बी ए एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ओके, तो इस तरह से हमने ए और बी पे पूरा फिगर के साथ हम लोगों ने देख लिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, वो हमने देख लिया, और हमें कैसे निकालना। अप्लाइड फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हम रिलेटिव वेलोसिटी से काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन को निकालते हैं। ओके, इस तरह इन दोनों चीजों को अच्छे से अगर हम लोगों ने देख लिया होगा तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसी क्वेश्चंस पे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हमने लिया है, एक एग्जाम्पल को लिया है काइनेटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, ड्रॉ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए एंड बी, ऑल सर्फेसेस आर रफ। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन लिया था समझने के लिए, वहां पे ए और बी का सरफेस रफ था, लेकिन यहाँ पे हमने ए और बी के बीच का भी सरफेस रफ है और बी और ग्राउंड के बीच का भी सरफेस रफ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल सर्फेसेस आर रफ। तो हमें निकालना है ए ब्लॉक और बी ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, सब कुछ एक साथ यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए ब्लॉक की जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है, बी ब्लॉक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ए को बनाते हैं, ठीक है। ए ब्लॉक को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ए की वेलोसिटी 5 बी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालते हैं, ये वी ए माइनस वी बी से निकालते हैं, ठीक है। वी ए कितना है 5 माइनस वी बी कितना है 10, ये कितना निकल के आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हो गया कि ए की जो वेलोसिटी होगी वो बी के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में ना होकर के इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये माइनस साइन आया है। मतलब ए ब्लॉक जो मूव कर रहा होगा बी के रिस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड कर रहा है। तो जब ये लेफ्टवर्ड कर रहा है, अगर हम लोग इसको लिखेंगे वी ए बी इस डायरेक्शन में है, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, एफ के। कौन सा एफ के, ए बी। ए पे लगेगा बी सरफेसेस की वजह से, बी सरफेस की वजह से इसको एफ के ए बी बोलेंगे। तो इसके रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना, वो हमने पढ़ा अच्छे से। यहाँ पे इसको हमने सिर्फ अप्लाई करना है। तो इस तरह से ए पे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ के ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ के ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एफ के ए बी कितना होता है, वो म्यू के एन होता है। तो इस ब्लॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एन कितना आएगा, म्यू के एम ए जी, ए ब्लॉक का मास, और जी बी ब्लॉक के मास को तो नहीं लेंगे ना ए और बी के बीच का नॉर्मल निकालने के लिए,
बी ब्लॉक के मास को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ के ए बी इक्वल्स टू म्यू के एम ए जी। इसका जो भी मास होगा ए ब्लॉक का वो मल्टीप्लाई कर देंगे जी से और म्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ के ए बी की मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगी। डायरेक्शन तो हमने देख लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब लोग चलेंगे किस पे, बी ब्लॉक के लिए। तो बी ब्लॉक पे कैसे देख सकते हैं, देखो सपोज करो ये बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक। तो ए ब्लॉक की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड है, तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड हो जाएगी। मतलब बी वाला ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड चलेगा, बी ए कितना चलेगा वो 5 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि ये -5 था ना, तो उस तरफ कितना हो जाएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो बी ब्लॉक पे ए और बी सर्फेसेस की वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो किधर लगेगा, वो लेफ्टवर्ड लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। इस सरफेस पे दिखाएंगे क्योंकि ए और बी के बीच का निकाल रहे हैं ना अभी, तो ए और बी बीच के सरफेस का निकालेंगे तो उसके ए और बी वाले जो सरफेस होगा वहां पे इसको टेंजेंशियली दिखाएंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे इसको, एफ के बी ए, एफ के बी ए। बी पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन ए की वजह से, यहाँ पे क्या था ए पे लग रहा था बी की वजह से, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि हमने बोला कि ये दोनों क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, तो एफ के बी ए के बराबर होगा। एफ के ए बी का मैग्नीट्यूड एफ के बी ए के बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। तो इस पे लगेगा राइट वर्ड, तो इस पे लगेगा लेफ्ट वर्ड, सिंपल है। अब बात करते हैं हम लोग बी वाले सरफेस और ग्राउंड के बीच में, बी ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्या, क्योंकि यहां भी कैसा है, ये भी सरफेस कैसा है, रफ है ना, दोनों सरफेस रफ है, तो बी के नीचे वाले सरफेस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बी की जो मोशन होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो किधर होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी ना, वी बी जी, इसको बोल सकते हैं वी बी जी। तो बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 10 ही होगी ना, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट वर्ड चल रहा है, तो बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, जाहिर है लेफ्ट वर्ड लगेगा और नीचे वाले सरफेस पे लगेगा। जिस सरफेस पे लेते हैं ना उसी सरफेस पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे एफ के को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ के बी जी, बी पे ग्राउंड की वजह से जो लगेगा। इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, ये भी जो भी होगा म्यू के, इसकी वैल्यू हो सकता है कि इस वाले सरफेस पे म्यू के और इस वाले सरफेस पे म्यू के दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो सेम होगी तो सेम लिखेंगे, डिफरेंट होगी तो यहाँ पे म्यू के की वैल्यू अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो एफ के बी जी इज इक्वल्स टू म्यू के, और बी और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल बनेगा वो वाली वैल्यू लेंगे हम लोग। तो इस बार क्या आएगा, दोनों मासेज आएंगे, एम ए प्लस एम बी इंटू क्या जी, सिंपल है। नॉर्मल तो हमें निकालने आता है, एनएलएम में हमने अच्छे से देखा है कि ए और बी के बीच का जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, बी और ग्राउंड के बीच का जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे एम ए प्लस एम बी इंटू जी, इस तरह से इसकी मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट किया जा सकता है और इसके डायरेक्शन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये रहा, जब दोनों सर्फेसेस का रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। मैग्नीट्यूड हमने निकाल के बता दिया। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन में हमें कंफ्यूजन हो जाता है, ओके कई बार हमें डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरफ फोर्स लग रहा है बी ब्लॉक पे, जो फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स, वो लेफ्टवर्ड लग रहा है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस एफ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसके डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में लगा, ये भी लेफ्टवर्ड है ये भी लेफ्टवर्ड है। तो हमें फोर्स से इसको डिटरमाइन नहीं करना है, रिलेटिव वेलोसिटी से डिटरमाइन करेंगे कि इसको डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। तो इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है, तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चंस को डील करने के लिए, फ्रिक्शन के किसी क्वेश्चन को डील करने के लिए। अगर हमारे पास एलएलएम का कॉन्सेप्ट है, हमें एफबीडीज बनाने आ रही हैं, नेट फोर्सेस को ड्रॉ करने आ रहा है, नेट एक्सेशन निकालने आ रहा है, तो हमें उन सारे केसेस में जो स्मूथ सर्फेसेस के लिए किया था, अब हमें कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन को लगाने के बाद एक और फोर्स लगा देना है फ्रिक्शन, उसकी डायरेक्शन वगैरह हमने देख ली, तो हमें इस पर नेट फोर्स और नेट एक्सेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमारे तरह हमें पूरी तरह से क्लियर है तो। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी समझ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा गया है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is kept on a rough surface. Okay, a force F is applied on the block as shown. इस तरह से 5 kg ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा। Find frictional force and acceleration of the block when, तीन केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जब अप्लाइड फोर्स F की वैल्यू 5 न्यूटन होगी, B केस में 25 होगी और C केस में
50 न्यूटन होगी, जहां पे हमें म्यू के की वैल्यू 0.6 लेनी है, सॉरी म्यू एस की वैल्यू 0.6 लेनी है और म्यू के की वैल्यू 0.5 लेनी है और जी हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 लेके सॉल्व यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है फॉर इजी कैलकुलेशन। ओके, तो इस 5 kg ब्लॉक पे एफ फोर्स लगाना है और इस एफ फोर्स की 3 वैल्यूज दी हुई है एबीसी में, तो हमें 3 सिचुएशंस को डील करना है। वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स और इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस ब्लॉक को मूव करना है, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ये कोई प्रोडक्ट है इसकी एमआरपी 100 रुपीज़ है, अब ऐसा तो नहीं है कि 50 रुपये लेके जाएंगे और इसको बोलेंगे सामान दे दे तो हमें मिल जाएगा, ये हमें सामान नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी एमआरपी कितनी है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ कम से कम लेके जाना होगा, उससे ज़्यादा भी लेके गए तो हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट और हमें कुछ पैसा वापस भी होगा, ठीक है। लेकिन उससे कम लेके जाएंगे तो ये ब्लॉक हमें नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरह से हम इस सिचुएशंस को देखेंगे। 5 kg का ब्लॉक है, एफ फोर्स हम लोग लगाए हैं, मतलब हम लोग घर से पैसे लेकर के एफ जा रहे हैं। पहले केस में 5 जाएंगे, दूसरे केस में 25 जाएंगे, तीसरे केस में 50 जाएंगे। फिर हमें देखना है कि ये ब्लॉक हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मतलब ये ब्लॉक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। इतने फोर्स से चलेगा तो फिर एक्सेशन वगैरह निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस ब्लॉक की हमें एमआरपी निकालनी है। एमआरपी निकालेंगे कैसे, एफ मैक्स से लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे कि कितनी इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है और हम इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। उस तरह से डिसाइड होगा कि ये ब्लॉक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो इस ब्लॉक की एमआरपी मतलब हमें एफ मैक्स निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वो काम करेंगे। तो एफ मैक्स कितना आ जाएगा इस केस में, एफ मैक्स कितना होता है, वो म्यू एस एन होता है, म्यू एस एन होता है। म्यू एस की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.6 लेनी है। एन इज इक्वल टू एम जी इस केस में, तो m की वैल्यू कितनी है 5 और g की वैल्यू हमें 10 लेनी है। इस तरह से 30 न्यूटन आएगा। कितना आएगा 30 न्यूटन। तो एफ मैक्स की वैल्यू 30 न्यूटन है। तब सबसे पहले केस को देखेंगे। अप्लाइड फोर्स हमने लिया है 5 न्यूटन ए केस में, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक की एमआरपी है 30 न्यूटन और लेकर जा रहे हैं 5 रुपया, मतलब 5 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? सिंपल सी बात है, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो 3 स्टेट्स में से पहला स्टेट है ब्लॉक डज नॉट मूव, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो हम लोग देख लेंगे कि कितना लगेगा और किस तरफ लगेगा। इस ब्लॉक को बनाएंगे 5 kg को, तो इस डायरेक्शन में कितना लगा रहे हैं फोर्स 5 न्यूटन। लेकिन इसकी एमआरपी कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो कितनी है एफ मैक्स, वो कितनी है 30 न्यूटन। तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जब ये नहीं करेगा ब्लॉक मूव तो इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो गई तो एक काम तो निकालने, इस एक्सेलरेशन, इसकी ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। कौन सा लगेगा फोर्स इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करके कौन सा लगा लेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लेंगे, एफ एस, ठीक है। तो ये एफ एस लगाने का मतलब है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। और एफ एस की जो वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। और अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे 5 न्यूटन। डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगा। तो हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल लिया और इसकी एक्सेलरेशन भी निकाल ली। हो गया, पहला केस सॉल्व हो गया। दूसरे केस में देखेंगे, सेकेंड केस में क्या देख सकते हैं। अब हमें फोर्स लेना है, अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन लेना है, 25 न्यूटन। लेकिन इसको मूव करने के लिए कितना चाहिए था 30 न्यूटन एफ मैक्स, ठीक है। और लेकर के कितना जा रहे हैं 25, तब भी ये नहीं चलेगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है वो एफ मैक्स से कम है। ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जब ये मूव नहीं करेगा तो ये 5 kg का जो ब्लॉक होगा, जब ये मूव नहीं करेगा कितने पे 25 न्यूटन पे भी, जो कि ये कम है, तो ये मूव नहीं करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। और ये मूव नहीं करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एस हो जाएगा। इस केस में एफ एस की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, वो एफ अप्लाइड के बराबर हो जाएगी एंड अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसके डायरेक्शन की अपोजिट होगी। तो यहाँ भी एफ एस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 25 न्यूटन होगी, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। सिंपल। तो जितना चीज़ हमने बताया था इससे पहले, जो भी हम लोग समझा रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल रही है और इससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, एफ इज इक्वल्स टू एफ अप्लाइड इक्वल्स टू 25 न्यूटन हो गया। अब हमें थर्ड केस के लिए बात करना है, सी केस के लिए।
1 सेकंड थर्ड लीजिए, ABC ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड केस के लिए देखेंगे तो F की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन। अब इस बार 50 न्यूटन दैट इज अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू होगी वो F मैक्स से ज़्यादा ले ली, मतलब इसके MRP से ज़्यादा पैसे लेकर के गए। तो जब इस ब्लॉक के MRP से ज़्यादा पैसे लेकर के जाएंगे तो अब ये ब्लॉक हमें मिलने वाला है और कुछ पैसा वापस भी होगा। मतलब कुछ पैसा वापस होगा, इसका मतलब वो जो पैसे होंगे इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा। F मैक्स से ज़्यादा अगर फोर्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन तो चेंज नहीं करेगा ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब जो फोर्स बढ़ा रहे हैं वो क्या करेगा, वो ब्लॉक के एक्सेलरेशन को बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, F मैक्स है, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो 5 kg का ब्लॉक होगा, इस पे ये फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि अब इस ब्लॉक का मूवमेंट हो रहा है, इसका मोशन शुरू हो गया है। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, क्योंकि 50 न्यूटन इसके F मैक्स से कितना है, ज़्यादा है। तो F मैक्स ना लेकर के हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, FK लेंगे। F मैक्स तो वो कंडीशन थी। अब कुछ पैसे हम लोग कम भी कराएंगे, डिस्काउंट कराएंगे ना, MRP 100 है, 150 लगेगा, बोलेंगे ठीक है सर 95 रुपये में दे दीजिए, तो हमें वो सामान मिल जाता है। ओके, तो FK की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। FK की वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू के एन से निकालेंगे, म्यू के एन। म्यू के एन से कितना निकालेंगे, म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.5, हम यहाँ पे 0.5 रखेंगे। एन कितना हो जाएगा, mg 5 × 10, ये कितना आएगा 25 न्यूटन। 25 न्यूटन FK की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होगा एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन इज F अप्लाइड माइनस FK अपॉन मास। FK कितना है 50, सॉरी अप्लाइड फोर्स 50, FK कितना है 25 डिवाइडेड बाय 5, कितना आएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन थर्ड केस में जब 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब 5 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगी। हमें ध्यान देना है कि जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो F माइनस F मैक्स नहीं करेंगे। F मैक्स कब होता है, जब वो ब्लॉक चलने के पोजीशन में होता है, वर्च पे होता है। ठीक है, जब वो मूव करने लगेगा तो F मैक्स हट के FK लग जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जब वो मूव करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन जब भी निकालेंगे F माइनस FK से निकालेंगे, F मैक्स से कैलकुलेट नहीं करेंगे। वो कब करेंगे, जब हमारे पास सिर्फ म्यू एस की वैल्यू गिवन होगी। किसी किसी क्वेश्चन में म्यू के की वैल्यू नहीं गिवन होती है, तो वहां पे हम लोग एफ के कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब हम लोग मान लेते हैं कि एफ के की वैल्यू एफ मैक्स के ही ऑलमोस्ट बराबर है और इसको एक्सेलरेशन को वहां से इससे निकाल सकते हैं। उस केस में अगर हमें दोनों वैल्यूज गिवन है तो एक्सेलरेशन को एफ के से ही निकालेंगे, एफ मैक्स से निकालेंगे, वो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस को भी हम लोगों ने समझा, तीनों केस को देख लिया। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। एक बार हमें पता चल गया कि ये फ्रिक्शन इस बॉडी में या ये जो भी एफबीडीज है, जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे, वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, अगर हमें ये इसका पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उस तरह से एफबीडीज को बना करके इसकी एक्सेशन वगैरह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। एक बार अगर हमें ये समझ में आ गया तो ठीक है। तो फ्रिक्शन इज बस इतना ही आसान सा चैप्टर है। हमें तीन चीज़ों को बस देखना होता है, उसको अच्छे से समझना होता है, फिर उसके बाद हर क्वेश्चन हर सिचुएशन में इसको उसी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ करते रहते हैं तो हमारे सारे आंसर्स का सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के ये बेसिक वाले लेक्चर्स हैं, इसको अच्छे से देखिए। इस सिंगल लेक्चर में फ्रिक्शन के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, सिचुएशंस होंगे, इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ अप्लाई करेंगे तो सबका आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा और हमें एफबीडीज को बनाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर्स को बार बार देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए और अपने फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करिए। और मिठा जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, इस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और एंजॉय करिए। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। ओके, बाय, टेक केयर।